जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं जी? प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले जी थोड़ा सा अलर्ट दे देते हैं कि ये क्लास सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। ये मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। आप इसको रिकॉर्ड या कॉपी नहीं कर सकते, किसी को आगे दे भी नहीं सकते। ठीक हो गया। तो प्राइस एक्शन का भी बेसिक कोर्स चल रहा है। इंशाल्लाह बेसिक के बाद ही उम्मीद है मुझे आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह एडवांस साथ साथ करते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है, मैं पहले भी शायद जिक्र कर चुका हूं कि ट्रेडिंग के अंदर नथिंग इज 100%। कोई चीज भी 100% नहीं है फॉरेक्स के अंदर, सिवाय रिस्क के। रिस्क आपका है, ठीक है। उसके अलावा कोई चीज भी 100% नहीं है। जो लोग आपसे राब्ता करें, आपसे कहें, आपको मैं बार बार अलर्ट दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे शागिर्द हैं। मैं आपका मोहसिन हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं आपको वो रास्ता दिखाऊं जो सही रास्ता हो। तो सही रास्ता यही है, जो लोग आपको कहें कि हम आपको डबल करके देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे, तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना। तो अपनी मेहनत से खुद सीख के अपना अकाउंट खुद चलाना है इंशाल्लाह। और ये बात माइंड में रखनी, कोई भी आपको कहे ना 100% ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, इतने की ले लो, इतने डॉलर की ले लो, तो कुछ भी नहीं लेना। ठीक है। सब चीज रोबोट तक इंसान के बने हुए हैं। इंसान सबसे बेहतर काम कर सकता है। जो रोबोट अगर कोई ले आता है ना, उस रोबोट को भी तो इंसान ने बनाया है ना। मेरे पास अक्सर आते हैं मैसेज, ये रोबोट ले लें तो ये इतने परसेंट इसकी एक्यूरेसी है, ये करेगा, हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, फलां ये हो गया, वो हो गया। मैं उनको सिंपल यही कहता हूँ, भाई ये रोबोट किसने बनाया है? वो कहते हैं इंसान ने बनाया। तो मैंने कहा मैं खुद इंसान हूँ, तो मैं खुद उसको बनाने वाला हूँ, तो मैं उससे अच्छी ट्रेड खुद कर सकता हूँ। तो इनके ऊपर एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई चीज ट्रेडिंग के अंदर 100% नहीं है। हाँ, इसकी अगर जिसको समझ नहीं आ रही, तो वो एक लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है, सारी मुमकिनात का खेल है। ठीक है। तो बारिश वाली भी एग्जांपल दी थी, एक और एग्जांपल भी दी थी। तो ये आप लोगों को वहां से समझ आ गई होगी। ठीक है। तो एक दफा फिर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कोई चीज इसमें 100% नहीं है। ठीक है। अब बात आ जाती है कि कौन सी स्ट्रेटजी। पिछली क्लास में मैंने कहा कामयाब होने के लिए आपको क्या चाहिए? साइकोलॉजी पे ग्रिप होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, उसके बाद मेथड या कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी कितने मतलब रेशो की हो, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या हो, कौन सी आपको कामयाब करती है और कौन सी नाकाम। अब हम मेथड पढ़ रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी मैं कहता हूँ 70 अबव है। जब इसके ऊपर आपकी क्या हो जाएगी, ग्रिप हो जाएगी, तो इंशाल्लाह 80 पर चली जाएगी, इसकी एक्यूरेसी 80 प्लस हो जाएगी। तो अब जो लोग पूछते हैं यार कौन सी कितने परसेंट की स्ट्रेटजी अगर उसकी एक्यूरेसी हो तो हमें उसको चूज करना चाहिए और कौन सी को नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं तो आपको जो स्ट्रेटजीज दूंगा 90+% वर्क करेंगी इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन बात यह है कि असल में इसके ऊपर रिस्क रिवार्ड के ऊपर फोकस देने के लिए आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझा रहा हूं कि अगर क्या है, इफ वी कंट्रोल रिस्क रिवार्ड रेशो, अगर हम रिस्क रिवार्ड रेशो को कंट्रोल करते हैं तो हम 30% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी से भी पैसा बना सकते हैं। अब देखें, अगर एक स्ट्रेटजी जिसकी एक्यूरेसी, मिसाल के तौर पर अगर उस स्ट्रेटजी के ऊपर हमने 100 ट्रेड्स लगाई, ठीक है, 100 ट्रेड में से अगर 30 भी हमारे टीपी हिट हो गई और क्या 70 क्या हो गई, एसएल हो गई, तब भी हम कामयाब होंगे, मतलब मार्केट से पैसा निकालेंगे। लेकिन कैसे? कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो सही होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशो, अब डेमो पे आए हुए हैं लड़के, इसके ऊपर अभी तवज्जो नहीं दे रहे। मैं शुरू से चीख रहा हूँ, बता रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर ग्रिप करनी है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो जैसे ही इनकी प्रैक्टिस होगी, फिर इनको देखना रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो बेहतर है आप अभी से माइंड में बिठाएं कि हमने क्या करना है, रिस्क रिवार्ड रेशो को ही मद्देनजर रख के एंट्री लेनी है। ठीक है। अगर रिस्क रिवार्ड रेशो सही नहीं है तो फिर एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं है। आप एक एंट्री में तो $50 निकाल रहे हैं और अगली एंट्री में आपका 50 की बजाय 100 जा रहा है, तो फिर क्या फायदा आपकी ट्रेड का है? ये तो आपकी क्या हो गई, उल्टा कमाई भी चली गई और जेब से भी देने पड़ गए हैं।
तो ये एक बात ध्यान में रखें कि अगर हम रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो 30% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी से भी पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं तफसील में नहीं जाता, बस इसको शॉर्ट करते हैं, वरना मैं आपको एग्जांपल से ये समझा भी सकता हूँ कि किस तरह 30% एक्यूरेसी वाली से स्ट्रेटजी से हम पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेन मकसद था रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर क्या करना है, ग्रिप करनी है, तवज्जो देनी है उसके ऊपर। ठीक है, अब रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है जी, अब जहन में रखना, मैं इसको तफसील से बताऊंगा तो कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। रिस्क का मतलब है खतरा। ठीक है, आप अपनी ट्रेड में कितना रिस्क लेते हो, मतलब आपका एसएल कितना होता है। अब इस रिस्क से मुराद इधर एसएल रखेंगे। ठीक है, एक ट्रेड के ऊपर सॉरी, एक ट्रेड के ऊपर आप कितना एसएल रखते हो, अपना नुकसान कितना रखते हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा क्या करता है, उसके पास $100 है। ठीक है, कितना, $100, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, $100 उसके अकाउंट में है, तो उसका वो क्या करता है, 1% रिस्क उसके लेना है। ये बात पहले हो चुकी है मनी मैनेजमेंट में। तो अब 1%, क्योंकि छोटे अकाउंट पे रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इसको 2 या 3% भी कर सकते हैं। उसका फिर दूसरा हल ये है कि आपने क्या नहीं करना, ट्रेड 5 से ज्यादा एक्टिव नहीं करनी। ठीक है, तो यही बताया था ना, 5 से ज्यादा एक्टिव नहीं करनी। तो अब क्या करनी है, सिर्फ 2 करनी है। अगर आपका अकाउंट $100 का है तो 2 से ज्यादा एक्टिव नहीं करनी, क्योंकि आपका 5% ऑलरेडी अकाउंट रिस्क पे जा रहा है। अगर आप एक ट्रेड पे $3 ले रहे हो, दूसरे पे भी $3 ले रहे हो है, तो इसका मतलब है आपका ऑलरेडी 6% के ऊपर रिस्क चला गया। ठीक है, तो फिर मैं एक दफा दोहरा देता हूँ, रिस्क आपका एसएल होता है, जहां पे आप एसएल सेट कर रहे हैं वो कितने डॉलर बनते हैं और आपके अकाउंट का कितना परसेंट बनता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा होता है रिवार्ड। रिवार्ड आपका टीपी होता है। अभी टीपी कहाँ पे रख रहे हैं, सही है, टीपी अगर आपका रिवार्ड जो है वो रिस्क से डबल ना हो तो फिर ट्रेड करने का क्या मजा है। अगर आप एक ट्रेड के ऊपर कम से कम $3 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका टीपी भी कितना होना चाहिए, 6। ठीक है, अगर आप परसेंटेज की बात कर लेते हैं, अगर 3% रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका टीपी कितना होना चाहिए, 6%, डबल। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने 1% ही रिस्क लेना है, तो टीपी कितना रखना है, 2%, 1:2। ठीक है, तो इसका क्या फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा है। एक तो आप देखें, आपने एक ट्रेड लगाई, उस पे $5 आपका एसएल था। ठीक है, अब साथ तवज्जो रखना, $5 एसएल था और टीपी कितना था, $10। अब डॉलर में बात कर रहा हूं ताकि आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, $5 क्या था आपका एसएल और टीपी था $10। ये अब आपकी ट्रेड एक हो गई, आपने दूसरी ट्रेड ली, उस पे आपका एसएल $5 और टीपी $10। ठीक है, अब तीसरी ट्रेड आपने ली, उसमें भी सेम $5 एसएल और $10 आपका टीपी। अब आप अगर 1% एसएल रख रहे हैं हर ट्रेड के ऊपर, तो ऐसे समझे आपका 3% रिस्क हो गया। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटजी 70+ % एक्यूरेसी है उसकी, कितनी, 70% या 50% की बात कर लेते, एक और ट्रेड लगा देते जी, 5 एसएल और $10 आपका टीपी। आपने 4 ट्रेड एक्टिव की हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आपका मेथड, आपकी स्ट्रेटजी 50% एक्यूरेट है। मिसाल के तौर पर इनमें से आधी आपकी एसएल होनी और आधी टीपी होनी है। ऐसे हो गया ना, 50% का मतलब है ये 2 ट्रेड आपकी एसएल हो गई और अगली 2 क्या हो गई, ये वाली 2 टीपी हो गई। सही है, तो इसका मतलब है आपकी एक्यूरेसी कितना होगी, 50%। आधी प्रॉफिट में गई, आधी लॉस में। अब ये दोनों ट्रेड जो लॉस में गई हैं, 5 इधर से एसएल हुआ, 5 इधर से, तो टोटल कितना एसएल हो गया जी, बोले साथ, कितना डॉलर हो गया, 10% सर। $10। डॉलर की अब बात कर रहे हैं, परसेंटेज तो फिर जी जी अपने सर। अकाउंट के लिहाज से। ठीक है, जी तो सर। $10 हो गई।
अब इसमें टीपी हुआ आपको 10 मिले, इसमें भी टीपी हुआ आपको 10 मिले, कितने मिले टोटल? 20 $20। ठीक है, $20। और 20 में से 10 वो दो ट्रेड है जो लॉस में गई थी वो कट गई। ठीक है, बाकी आपके पास कितना बचे? जी बोले, कितने बचेंगे बाकी? 10 बच गए। 10 बच गए। तो इसका मतलब है अगर आपकी हाफ ट्रेड्स, हालांकि होना तो ये चाहिए, आधी नुकसान में जा रही है आधी प्रॉफिट में, तो बराबरी होनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी आपको $10 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने रिस्क रिवार्ड रेशो को मैनेज किया हुआ। ठीक है, तो अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, अब जैसे मैं कह रहा हूँ 90 प्लस वाली स्ट्रेटजीज दूंगा, उसके ऊपर तो आपकी 3 प्रॉफिट में जाएंगी। इतना होगा ना, 75 भी करें तो 3 जाती है, 90 में तो फिर चांस ही कम हो जाता है, तो 3 कर लेते हैं। चलो 75% भी एक्यूरेसी हो आपकी तो 3 प्रॉफिट में जाएंगे। इसका मतलब है $5 लॉस होगा और ये $30 प्रॉफिट, 5 को मैनेज करें तो $25 आपका फिर भी प्रॉफिट में होगी। अब बताए रिस्क रिवार्ड रेशो कितना अहम है। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो को मैनेज नहीं रखते ना, एक ट्रेड पे आपका एसएल $10 का हो रहा है, अगले ट्रेड पे आपका एसएल कितना है, $50 का पड़ा है। अब 50 वाली एसएल हो जाए जिसपे $50 रखा हुआ था एसएल है, और जिसपे $10 का एसएल रखा, और इसका रेशो 2 करें तो $20 टीपी। अब 20 प्रॉफिट हुआ और उल्टा 50 चला गया, ये चीज ना हो। रिस्क रिवार्ड रेशो बराबर रखनी है। क्लियर हो गया? जी जी सर, क्लियर हो गया। जी क्लियर हो गया। चले, गुड हो गया। अच्छा जी, ये हो गया रिस्क रिवार्ड रेशो। अब बात, ये तकरीबन आपको रिस्क रिवार्ड रेशो की अहमियत भी समझ आ गई होगी और इसको इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका भी समझ आ गया होगा। बाकी जो प्रैक्टिकल में जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन से आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो समझ आएगा। ये तैर नवाज अपना ये ना यूज करें ऊपर, तो इसको ड्रैग ना करें प्लीज। अच्छा, व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं, तो तवज्जो रखनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इतनी आसान चीज है और इसी के ऊपर सारा काम होना है। बेसिक में सारा काम इसी के ऊपर होना है। लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना सीख जाए ना, उसी से भी लोग पैसा बना रहे हैं। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना सीख जाए, उसी पे पैसा बना रहे हैं। एडवांस आगे जो बाकी सारी ट्रेडिंग साइड पे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही लगाना सीख जाओ तो आप आराम से इससे ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। मैं जरा पानी पी लूं। जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, अब ये होते क्या है? सबसे पहले इसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊं ना, आप ऐसे समझ लें ये दीवारें हैं। क्या है? सपोर्ट भी दीवार है और रेजिस्टेंस भी एक दीवार है। अब मैं फिर, जब तक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो चाहे जो भी मेथड हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? ये बेसिकली एक दीवार है। किस चीज की दीवार है? ये ऑर्डर की दीवार है। अब तवज्जो करना, ऑर्डर की दीवार मतलब अब मार्केट आ रही है, यहां से आ रही है ऐसे अप ट्रेंड में। ट्रेंड तो पड़े हुए हैं ना, 3 किस्म के सेटअप होते हैं मार्केट, अप ट्रेंड में आ रही है, एक जगह से टकरा के वापस मुड़ी है। ठीक है, ऐसे वापस मुड़ी है, मतलब यहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है यहां से, तो ये एक लेवल बन गया है। अगर मार्केट के ऊपर ये लेवल बने तो ये लेवल रेजिस्टेंस होगा। अगर ये मार्केट के नीचे बने, अब देखें यहां से अगर रिजेक्ट हो गई है ऊपर की तरफ, तो ये क्या है? ये आपका सपोर्ट लेवल है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर मार्केट के ऊपर लेवल हो तो रेजिस्टेंस लेवल, और अगर नीचे हो तो सपोर्ट लेवल। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? सपोर्ट लेवल क्या होता है और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, एक बात ये क्लियर होगी। अब जैसे ही मार्केट एक लेवल, जैसे अब ये क्या था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था,
ठीक है। अब इसको क्या करती है मार्केट, ब्रेक करती है। जैसे ही ब्रेक करके ऊपर जाएगी ये लेवल फिर क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होके सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट लेवल ब्रेक होके रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। एक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका मजीद आगे वैसे है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा आगे जाके, लेकिन आपने कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेना है कि जब भी लेवल की बात होगी आपके माइंड में फौरन दीवार आनी चाहिए, ठीक है। एक पहली बात। दूसरी, अब परेशान नहीं होना, सपोर्ट भी लेवल है, रेजिस्टेंस भी लेवल है। सपोर्ट कौन सा लेवल है, जो मार्केट के नीचे होता है, और रेजिस्टेंस जो मार्केट जहाँ पे चल रही है अभी उसके ऊपर खड़ा होगा तो वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जी इसकी, ये दीवार किस चीज की होती है जी, ये ऑर्डर की दीवार होती है। यहाँ पे बड़े पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं। अब वो ऑर्डर किसके होते हैं, साफ ज़ाहिर है वो, मिसाल मैं इसकी देने लग जाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ी सी दे देता हूँ कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, या जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं ये कह लें, या ऐसे जैसे हमारे अपने अगर इलाके की बात करें, जैसे ऑयल रिफाइनरी है, जैसे मैंने चमड़ा फैक्ट्री का बताया था कि वो कैसे पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, मैं इसको शॉर्टकट थोड़ा कर देता हूँ कि ये क्यों इधर पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। ये इधर पेंडिंग ऑर्डर क्यों लगाते हैं, एक तो ये मिसाल, और उसकी यार मैं तो कहता हूँ कभी और दिन किसी दिन करेंगे ये चीज क्यों लगाते हैं, या भी हो जाए कोई बंदा जरा बता दे जल्दी जल्दी, तो टॉपिक कवर करना है तो चले। जी सर, अभी करा दें सर, कवर चले हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर बच जाएगा तो अगली क्लास में इंशाल्लाह ये स्लाइड करवा जी दूंगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, अब एक लोहे की फैक्ट्री है, साथ साथ समझना बात को, लोहे की फैक्ट्री है और वो क्या करती है, गाड़ियां बनाती है, कारें बनाती है, कारें, ठीक है। वो किस चीज की, बल्कि उसको कहा जाए कार की फैक्ट्री है, और वो क्या करती है, लोहा उसको चाहिए होता है गाड़ियां बनाने के लिए, ठीक है। अब लोहे की जो मौजूदा कीमत है, अब मिसाल के तौर पर 2021 चल रहा है तो वो 2022 मॉडल अभी देंगे, बात समझ आ रही है। वो अपनी गाड़ी का 22 मॉडल, ठीक है, मोटरसाइकिल की गाड़ी है, कारें हैं, जो भी हैं, वो उनका इंजीनियर जो भी होगा, उसका मैनेजर जो भी होगा, वो क्या करेगा, अभी देगा रेट के इस रेट पे मैं गाड़ी तैयार करके दूंगा, बात समझ आ रही है। वो अपना रेट आज देगा, सही है, ये गाड़ी हमारी इतने में तैयार होगी, हमने इसको कमीशन अगले सेलर को कितना देना है, डीलर को कितना, वो सारा पूरा सेटअप बना के ना पेपर वर्क के ऊपर वो अपने मालिक को, अपने उसको दे देगा कि मैं इतने में ये गाड़ी तैयार कर सकता हूँ, इसका रेट आप इतना रखें तो ये गाड़ी आपकी क्या होगी, इतना आपका प्रॉफिट होगा। बात समझ आ रही है जी, साथ बोले ना, बात समझ आ रही जी है। सर। जी सर। जी आ रही है सर। जी सर। जी चले सर। जी सर, चले चले, गुड हो गया। अच्छा, ये अब क्या करता है, अब आज एक गाड़ी उसने तो नहीं बनानी ना, वो तो एक गाड़ी का सेटअप बना के दे देगा, एक गाड़ी हमारी इतने में बनेगी, इतना आगे हम होलसेलर को यानी कि डीलर को देंगे, इतना शोरूम वालों को देंगे प्रॉफिट, तो हमारी ये रेट के ऊपर अगर सेल होगी तो हम क्या करेंगे, इतना हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से कि अगर टोयोटा गाड़ी अपना रेट दे चुकी हो, एक और कंपनी की गाड़ी आ जाए वो भी अपना रेट दे चुकी हो, एक दफा रेट दे दिया उन्होंने, और लोहा महंगा हो जाए जी, लोहा महंगा हो जाए, उसने डीलर को कितने 2-4 माह 5 माह 6 माह पहले बताया हुआ कि हम इतने की गाड़ी देंगे, आपने इतने की सेल करनी है, ये रेट है, ये आपका प्रॉफिट है और ये हमारा प्रॉफिट है, उसने मालिक को भी बता दिया इंजीनियर ने, है, और लोहा महंगा हो गया। अब वो क्या करेगा, गाड़ी तो महंगी तैयार होगी, बोले 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 जल्दी, ऐसे होगा ना, जी सर। जी सर, ऐसे होगा। ऐसे होगा। और दूसरी बात, अच्छा सारी गाड़ी एक ही दिन तो नहीं बन सकती ना, सारी गाड़ियां, उसने एक गाड़ी तो नहीं बनानी ना, उसने तो पूरे मुल्क में देनी है या बाहर भी भेजनी है, तो वो सारी मतलब एक ही दिन नहीं बनेगी, उसको भी टाइम चाहिए, उसके लिए लोहा लेके रखना होगा। अगर वो लेके, अब दो उसके सामने ऑप्शन है, एक तो वो लोहा लेके रख दे आज ही, सारा मटेरियल, एक लोहे की बात नहीं कर रहा, सारा मटेरियल आज लेके रख दे, है, तो इस रेट पे गाड़ियां तैयार होती रहेंगी सारा साल, ऐसे होगा ना। जी सर। अगर अगर वो क्या करता है, आज लेके रख देता है सारा सामान, तो वो
अब लोहे का सामान है, क्या वो उसी हालत में 1 साल बाद बचेगा, 6 महीने बाद उसी हालत में बचेगा स्टोर के अंदर पड़ा पड़ा? नो जी, नहीं सर। वो क्या हो जाएगा, सारा लोहा खराब हो जाएगा। एक तो एक वजह। दूसरी, अगर वो खराब भी नहीं होता, वो उसको स्टोर भी कर लेता है, तो उसको स्टोर के लिए जगह चाहिए, उसके ऊपर जो एक्सपेंस होंगे, किराया होगा, गार्ड रखने हैं उसको, उसके यानी कि क्या सिक्योरिटी करनी है, तो इस सारे एक्सपेंस जो होने हैं ना, एक तो नहीं है ना, एक गाड़ी का सामान तो नहीं है चलो भाई किसी के घर में रखवा देंगे हैं या किसी के पास रखवा देंगे हैं, तो इतना ज्यादा मटेरियल अगर वो लेके रखेगा तो उसके एक्सपेंस कितने पड़ेंगे, फिर भी तो काम खराब है, फिर भी गाड़ी महंगी तैयार होगी। जी। जी सर। अब उसके पास क्या हल होता है, उसके पास ये हल होता है कि गाड़ी भी इसी रेट पे मैंने तैयार करनी है, मटेरियल भी इसी रेट के ऊपर खरीदना है, तब जाके मेरा सारा प्लान वर्क करेगा, तब जाके मेरी सारी जो मैंने ये पेपर वर्क किया हुआ ये काम करेगा। तो वो क्या करता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आके, फॉरेक्स के अंदर आके उसी रेट पे, जिस रेट पे उस वक्त लोहा चल रहा होता है, वो उसको बाय कर लेता है। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर वहां से देखिए, स्टॉक कभी भी सस्ता नहीं होता। कभी आपने सुना है कि गोल्ड क्या हुआ, सस्ता हुआ हो? अगर 10 रुपए गिरेगा तो 30 रुपए महंगा होगा, ठीक है। अगर लोहा ऐसे थोड़ा गिरेगा तो ज्यादा महंगा होगा। थोड़ी ये स्टॉक की जो भी चीजें होती है ना, इनका रेट अगर गिरे ना, मुल्क के लिए नुकसान होता है। इस ये फिर लंबी बहस है। अगर किसी चीज का रेट कम हो तो ये मुल्क के लिए नुकसान होता है। तो हमेशा ये स्टॉक्स जो होते हैं ना, इनका रेट बढ़ता रहता है। ये नहीं कि डेली बढ़ता है, तो मतलब 6 महीने बाद, साल बाद ऊपर की तरफ ही जाएगा, कम नहीं होगा है। तो अब वो बंदा क्या करता है, उसको पता है स्टॉक ने होना तो महंगा है, लोहे ने महंगा होना है, और उसको बेहतर टाइम का भी पता है, भाई इस मौसम में ये लोहा सस्ता होता है और इसके बाद इस मौसम में ये महंगा होता है। तो जिस वक्त उसको लगेगा कि इस वक्त लोहा सस्ता होता है, वो चार्ट के ऊपर देखेगा अब लोहा सस्ता है। उसका एक्सपीरियंस भी तो है ना, कब से वो गाड़ियां बना रहा है, उसका एक्सपीरियंस है, फिलहाल मंथ सस्ता होता है। वो फॉरेक्स के अंदर आके उसको क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। जितना मटेरियल उसको चाहिए होगा, उसको तो पता है ना मैंने अगले साल कितनी कारें निकालनी है, ठीक है, तो वो उतना मटेरियल बाय कर लेगा। और जब वो सारे मटेरियल का पेमेंट यहाँ पे बाय करेगा, तो जब ये लोहा महंगा होगा, उसको यहाँ से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट उसने नहीं लेना, प्रॉफिट उसने नहीं लेना, बल्कि उसका ऐसे समझ लें, जो जितना लोहा महंगा हो रहा है उतना यहाँ से पैसे उसके बढ़ रहे हैं, उतना उसका यहाँ से जितना लोहा रेट बढ़ रहा है उसका उतना प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब हिसाब तो वहीं पे खड़ा है, उसको तो मटेरियल मटेरियल उसी रेट पे मिल गया है ना। अब बताएं, बात समझ आई है? जी हेलो, सर। समझ आई है ना, नहीं आई? जी सर। जी जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा, अब देखिए, अगर अगर उस वक्त रेट 50 रुपए था लोहे का, ठीक है, जब उसने सारा पेपर वर्क किया, गाड़ी की पूरी कीमत तय की, अगर वो 60 रुपए किलो हो जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तो 10 रुपए किलो अगर जेब से भरने पड़ जाए तो उसको तो कई टन चाहिए ना, इतना पैसा वो कहाँ से भरेगा? टन तो मैं कह रहा हूँ पता नहीं, इससे भी आगे वाली बात होगी है। तो अब ये जो 10 रुपए अगर वो किलो के पीछे भरना शुरू कर दे, वो तो इधर ही उसका सारा सेटअप खराब हो जाएगा। तो वो क्या करता है, 50 पे बाय कर लेता है, और ये मार्केट में जितना भी महंगा होता जाएगा उसको उतना यहाँ से पैसा बनता, यहाँ से बन जाएगा, और उसको जो रेट चाहिए था उसी रेट पे उसको मटेरियल मिल जाएगा, मतलब यहाँ से उतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब वो अपना पेपर वर्क जो उसने किया था बिल्कुल वैसे ही गाड़ी तैयार करके देगा, उसी रेट के ऊपर तैयार करके देगा। क्लियर हो गया? तो इस वजह से वो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, और उनका ऑर्डर फिर कितना होता है आप खुद अंदाजा लें, बहुत बड़ा ऑर्डर होता है। तो इस वजह से हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर इसको लेके आते हैं, तो ये इसको रिजेक्ट करवा देता है, इतना बड़ा ऑर्डर होता है, क्योंकि इतना ज्यादा सप्लाई पड़ी हुई है, तो फिर रिजेक्ट होता है। फिर क्या होता है, फिर आके टकराता है, फिर ऐसे जैसे क्या होता है, जोर लगाते हैं रिटेल ट्रेडर, एक दिन ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं, उसका ऑर्डर भी एक्टिव हो जाता है और साथ में उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? ये होती हैं दीवारें, ये एक एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो ऐसा बहुत से चीजें, यानी कि चमड़ा फैक्ट्री वाले भी ऐसा करते हैं, ऐसे बहुत बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इसमें पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक दीवार की तरह काम करते हैं, और दीवार भी कौन सी, एक किस चीज की दीवार होती है?
बोले ना, ऑर्डर की दीवार होती है, ठीक है। ऑर्डर की सर। जी सर। चले, अब बात करते हैं जी टाइम फ्रेम आप लोगों ने पढ़ा था, टाइम फ्रेम पढ़ा था ना, कौन कौन सा टाइम फ्रेम था, बोले जरा। सर जिसमें डेज वगैरह और 4 आवर्स वगैरह है सर, वो टाइम जी फ्रेम था। जी 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 जी, देखें, तवज्जो नहीं है आप लोगों की। टाइम फ्रेम आप लोगों ने पढ़ा था भैया, डे 1 का टाइम फ्रेम होता है मार्केट के अंदर, H1 जी H4 सर। और वगैरह वगैरह है। H1। जी सर H1। अब बात करते हैं जी, आपने काम किस में करना है। अब क्योंकि प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं ना, तो अब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल खुद लगाने हैं। तो कहां पे लगाएंगे, जहां पे मार्केट रिजेक्ट होके आ रही होगी, ये आपका क्या होगा, ये लेवल होगा, ठीक है, लेवल होगा। अब रिजेक्ट कहां से होकर आ रही हो, मतलब किस टाइम फ्रेम में रिजेक्ट होके आ रही हो। वैसे तो M1 में देखें वो तो जाएगी, फिर रिजेक्ट होके आ जाएगी, फिर जाएगी रिजेक्ट होके, फिर आ गई, फिर रिजेक्ट होके आ गई। M1 का मतलब है, अगर कोई लेवल M1 का है ना, वो वीक होगा, है। M1 का लेवल कितनी देर टिकेगा, 5 मिनट 4 मिनट। तो लेवल लगाने के लिए आप और मैं कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हम रिटेल ट्रेडर होते हैं, स्कैल्पर होते हैं, डे ट्रेडर भी इसको कह लेते हैं, और इसको मजीद शॉर्ट करें दिहाड़ीदार ट्रेडर, जो कहते हैं हम रोजाना का कुछ ना कुछ निकालें मार्केट से, तो हम अपनी ट्रेड महीनों सालों तो होल्ड नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करते हैं, जो डे ट्रेडर होते हैं वो कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस के लिए, ये नोट कर लेना, अभी मैं बताने लगा हूं, ठीक है। तो डे ट्रेडर अपने एनालिसिस करने के लिए, अपना तज्जिया करने के लिए डे 1 और H4 का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। एनालिसिस टाइम फ्रेम मैंने एंट्री टाइम फ्रेम, अब बात आती है एंट्री टाइम फ्रेम के ऊपर। एनालिसिस टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, अगर डे 1 और H4 में आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एंट्री आपने आके उससे छोटे टाइम फ्रेम में लेनी है। तो छोटा टाइम फ्रेम कौन है, 2 टाइम फ्रेम नीचे आ जाए। अब डे 1 है तो आपने एंट्री H1 और M30 में लेनी है, अगर H4 भी है तब भी आपने H1 और M30 में एंट्री आके ढूंढनी है। अब 2 बातें हो गई यहाँ पे, एनालिसिस के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करता है डे ट्रेडर, और एंट्री के लिए कौन सा यूज करता है, ठीक है। तो एनालिसिस के लिए डे 1 और H4 यूज होता है, एंट्री के लिए कौन सा होता है H1 और M30 में एंट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जी, अगर H4 में आप एनालिसिस कर रहे हैं तो टीपी आप कितने पिप्स का रखेंगे। पिप्स मैं पहले समझा चुका हूं, मजीद आपको टूल भी बता दिया जहां पे वो पिप्स आप मैयर करेंगे। तो H4 में अगर एनालिसिस करना है, अब मिसाल के तौर पर H4 मतलब 4 घंटे बाद एक कैंडल बननी है, H4 का मतलब है 4 घंटे बाद एक कैंडल, H4 का मतलब है 4 घंटे बाद एक कैंडल। अब इतना दूर भी तो टीपी नहीं रख देना ना, जिसको हिट होते होते क्या लग जाए, 15 दिन लग जाए, हैं। तो इसका मतलब है, इसका बेहतरीन तरीका यह है कि H4 में अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, आपका पहला टीपी 80 से 100 पिप का होना चाहिए। पहला टीपी कितना होना चाहिए, 80 से 100 पिप का। अब मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, ये आपने आगे प्रैक्टिस करनी है तो नोट करते जाए। तो क्या करना है, H4 में अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो पहला टीपी आपका 80 से 100 पिप का हो, इससे बड़ा भी ना हो और इससे ज्यादा छोटा भी ना हो। और क्या करें, लेवल जब लगाते हैं ना, लेवल, अब मैंने आप लोगों को टूल्स वाली क्लास में बताया था कि हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल से एक एरिया क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक एक लेवल, काफी लोग क्या करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, इस वजह से वो उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फेल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, एरिया क्रिएट करते हैं। तो उस एरिया का जो दरमियानी, यानी कि क्या होगा, दरमियानी जो, ऐसा समझ लें ये एक एरिया मैंने बनाया है, इसको ये एरिया बना देते, ठीक है। अगर ये एक एरिया बना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, रेक्टेंगल की तरह एरिया अगर बना है, तो इसके दरमियानी जो फासला है ये 20 से 30 पिप के ऊपर ना जाए, ठीक है। तो क्या है, जो आप H4 टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगा रहे हैं, तो 20-30 पिप्स की रेंज से ज्यादा नहीं होना चाहिए एरिया, ठीक है, इसकी रेंज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक तो ये बात होगी। ये अब टेक्निकल बातें हैं सारी, क्या करना, माइंड में रखना और नोट करते जाना। अच्छा जी, उसके बाद बात वही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल क्यों होते हैं। यू कैन नॉट रीड कैंडल्स करेक्टली, एक तो आपको रीडिंग करनी नहीं आती कैंडल्स की, कैंडल को रीड कैसे करना है ये आगे जाके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करना था लेकिन टाइम बहुत कम है। अच्छा, उसके अलावा
यूज रॉन्ग टाइम फ्रेम, एक तो क्या करते हैं टाइम फ्रेम गलत इस्तेमाल करते हैं, M30 M15 में लेवल लगा देते हैं, तो उसके अंदर कौन सा मार्केट टाइम फ्रेम और एंट्री टाइम फ्रेम मैंने बता दिया है कि क्या करना है, डे 1 और H4 में लेवल लगाने हैं, ठीक है। जूम मीटिंग, अच्छा जूम सेटिंग जो है क्या होनी चाहिए, 200 से 250 से 300 कैंडल्स आपको शो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस स्लाइड को ना अगली क्लास में मैं फिर ऐड करूंगा, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, ठीक है। अच्छा विक्स क्या है और कैंडल को कैसे रीड करना है, स्लाइड तो काफी सारी पड़ी हुई है टाइम। अच्छा विक्स क्या है जी, अब तवज्जो से वो करना, समझना बात को। देखें कैंडल्स की शेप कैसी होती है, एक तो मेरे पास माउस बड़ा तंग करता है। देखें ये कैंडल है, चाहे क्या है, अप कैंडल है चाहे डाउन कैंडल है, ठीक है, ऐसी होती है ना कैंडल। मजीद आप अगर कहते हैं तो मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाता हूं, लेकिन फिर ये देखिए कैंडल्स ऐसी होती है। तो विक्स किसको कहते हैं, देखिए ये जो ऊपर बची हुई है लाइन और नीचे बची हुई है, ठीक है, इसको विक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। विक्स किसको कहते हैं, जो लाइन ऊपर बच जाए या नीचे, मतलब वहां तक मार्केट गई और फिर वापस आ गई, ठीक है, इसको हम विक्स कहते हैं। तो टाइम कम है, मजा नहीं आ रहा, चले मैं कोशिश करता हूँ, अगर चार्ट के ऊपर चले जाते हैं तो मैं अभी कुछ चीजें, ये देखें जी, अब मैं इसको ना थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि वाजे आप लोगों को समझ आए जी। अब देखिए ये सारी कैंडल्स हैं, नजर आ रही है कैंडल्स। तो ये देखिए एक अप की कैंडल बनी हुई है और एक डाउन की बनी हुई है, ये यहाँ पे ये अप की है और ये डाउन की है, ठीक है। तो अब अप की है या डाउन की है वो तो बाद की बात है, अभी हम पढ़ रहे हैं जी विक्स क्या है। ये इसकी जो मार्केट की रेंज है ना, मतलब इसका हाई कहाँ पे है और लो कहाँ पे है। देखें अभी ये पहली वाली को देखें, ये हाई मतलब यहाँ तक रेट गया है, अगर डे 1 किया तो एक दिन में यहाँ तक रेट गया है और नीचे भी यहाँ तक आया है, इसके दरमियान रहा है आज के दिन रेट, ठीक है। तो अब ये विक्स क्यों बनी, मतलब पहले नीचे तो आया, रेट नीचे तो आया, मार्केट नीचे तो आई, लेकिन फिर धकेल के वापस चली गई। जब ओपन हुई थी यहां से हुई थी, पिछली जहां पे क्लोज हो रही है नई कैंडल वहीं से ओपन होती है, ठीक है, एक बात तो ये होगी, समझ आ रही है। पिछली कैंडल जहां पे क्लोज देगी नेक्स्ट कैंडल वहां से ओपन होगी, ठीक है। अब यहां से ओपन हुई थी, मार्केट नीचे तो गई, ठीक है, फिर वापस आ गई, मतलब सेलर ने नीचे की तरफ जोर लगाया, बायर उससे भी ज्यादा है, उसका सेलर वाली ताकत भी खत्म कर दी और मजीद इसको बाय में लेकर गए, ठीक है। तो इसका मतलब है नीचे जो ये लाइन बनी हुई है ये इसकी क्या है, विक्स है, इसको एक विक है, विक, ठीक है। अगर ज्यादा है जैसे ये बन रही है बहुत ज्यादा, ये नीचे देखें ऊपर भी थोड़ी सी बनती है, कभी नीचे थोड़ी सी बनती है, कभी ऊपर बड़ी होती है विक, कभी नीचे बड़ी होती है, तो ये क्या होती है, इनको विक कहते हैं, और ये बात आप क्लियर कर लें, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, देखिए वही कंसेप्ट है कि मार्केट नीचे गई लेकिन ओपन प्राइस से नीचे तो गई फिर वापस ऊपर आ गई, तो ये नीचे विक्स बन गई, ठीक है। और जो ये ऐसा एरिया जो भरा हुआ है, मिसाल के तौर पर लाइन की तरह नहीं है बल्कि भरा हुआ है, ये बॉडी है, ठीक है। तो ऊपर भी थोड़ी सी विक बनी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर यहां तक गई थी लेकिन फिर सेलर ने जोर लगाया थोड़ा, उसको क्या करके नीचे करके ले आए और इतनी देर में डे 1 खत्म हो गया और अगला दिन शुरू हो गया, ठीक है। अगले दिन में भी क्या बायर ने पहले जोर लगाया, थोड़ा ऊपर ले गए, फिर सेलर ने जोर लगाया और बिल्कुल ही नीचे ले आए, और नीचे इतनी तेजी से आए, इतने ताकतवर थे कि नीचे विक भी नहीं बनाने दी बायर को, ठीक है। बात समझ आ रही है ना मेरी। तो ये विक होती है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया विक का। जिसको समझ नहीं है अभी पूछ ले विक क्या होती है। तो यहीं पे क्लास का स्टॉप कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स बच गए हैं तो अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो अब जिसका सवाल है ले ले, मैं जरा रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने लगा हूँ।